नमस्कार। आज मेरे साथ गोपाल कृष्ण जुनेजा जी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव विकास प्राधिकरण में काम करने का है। आप लखनऊ विकास प्राधिकरण में, बनारस विकास प्राधिकरण में और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में एक लंबी आपने सेवा की है। आपका जो अर्बन प्लानिंग का, अर्बन क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, 35-40 सालों का जो अनुभव है, उसका लाभ उठाने के लिए आज मैंने आपको अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। श्री जुनेजा जी बनारस विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और लगातार अभी भी लोगों का मार्गदर्शन इस क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर करते रहे। आज मैंने इनको आमंत्रित किया है हमारे चैनल पर। जुनेजा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, जो हमेशा हौसला बढ़ा रहे हैं। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तरह तरह की मार्गदर्शन और जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब मैं जुनेजा जी का जो विषय है कि विकास प्राधिकरण के क्या कार्य हैं, विकास प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ, किस काम के लिए हुआ, मास्टर प्लान क्या होता है, अगर शहरी क्षेत्र में कोई नक्शा घर बनाने जा रहा, क्या क्या सावधानियां बरते, इस विषय पर आपको आज विस्तार से जानकारी देंगे। मैं जुनेजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को सबके समक्ष आज रखेंगे, इस विषय को विस्तार से लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आज जीवन की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें से मकान के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई किसी भी पोस्ट पर हो, कोई किसी भी अवस्था में हो, कोई किसी भी दुनिया के कोने में हो, ये 3 चीज़ें तो उससे हर जगह चाहिए ही चाहिए। तो मकान को आधारभूत आवश्यकता में रखा गया है और है भी। तो अक्सर बहुत सी चीज़ें जानकारी के अभाव में हमसे गलतियां हो जाती हैं, लापरवाही हो जाती है और हमें कोई सही बताने वाला व्यक्ति मिलता नहीं है। तो सर ने हमें मौका दिया है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रयागराज और वाराणसी, 3 जगह मैंने अपने 36 वर्ष की सेवा दी। इस दौरान मुझे प्राधिकरण से संबंधित समस्त तरह के कार्यों को करने का मौका मिला। मुख्यतः उसमें निर्माण और भवन मानचित्र की स्वीकृति और अवैध निर्माणों को रोकना और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करना इत्यादि शामिल है। तो हम मकान की बात कर रहे थे। आज का हमारा विषय यही रहेगा मुख्यतः कि इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। 1973 से पहले इस विषय की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो थी, लेकिन तत्समय इतनी प्रबल आवश्यकता नहीं थी, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था और लोग स्वतंत्र थे अपने हिसाब से कार्य कराने को, निर्माण कार्य कराने को। मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा था। आप जानते होंगे, हर व्यक्ति ये फील करता है कि अपना मकान बनाने भर की तो मुझे नॉलेज है ही है, क्योंकि बचपन से ही वो ईंट, मसाला, सीमेंट, स्टील, इनको देखता रहता है। तो उसे लगता है इसके विषय में किसी से क्या जानकारी लेनी, इंजीनियरिंग का या आर्किटेक्ट का काम कुछ नहीं, मैं यहाँ कमरा बनाऊँगा, यहाँ रसोई बनाऊँगा, यहाँ ऐसे, और वो अपने हिसाब से उसको करा भी लेता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि बनाने को एक बिल्कुल अनपढ़, गंवार और बिना किसी अनुभव का आदमी भी कमरा खड़ा कर सकता है, रसोई बना सकता है और स्नान गृह इत्यादि बना के अपने लिए एक निवास बना सकता है। लेकिन एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट का उसमें क्या रोल है, ये सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने उसकी मदद से काम किया है। जो लाभ हमें उनके मार्गदर्शन में मिलता है, वो अगर हमारे पास होता तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इन
इन विभागों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1974 में 5 विकास प्राधिकरणों का गठन किया, जो कि पहले नगर निगम में ही विकास विभाग के रूप में निहित थे, लेकिन विकास का काम वो वहाँ कम होता था, केवल सीवर, नाली, नाला इत्यादि के काम ज़्यादा होते थे। तो विकास कार्यों को, भवन इत्यादि के निर्माण को गति देने के लिए 1974 में जो उस समय के 5 मुख्य शहर थे, जिन्हें पहले समय में कैवल टाउन्स कहा जाता था, जिनके नाम हैं कानपुर, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन गया, और आगरा, वाराणसी और लखनऊ, इन जगहों पर विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया। विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य है वो एक प्रॉपर ढंग से हो, एक निर्देशित ढंग से हो, उजूल फजूल और बिना किसी निर्देश के वो ना हो, ताकि एक स्लम की स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए विभागों के गठन से पूर्व ही 1973 में उत्तर प्रदेश नगर एवं विकास अधिनियम लाया गया, और उसमें ये सारे के सारे नियम स्थापित किए गए, जिनके अनुरूप 1974 में गठित इन 5 प्राधिकरणों को कार्य करना था। विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष महोदय को उस समय पूरा चार्ज दिया जाता था। कालांतर में आवश्यकता के अनुरूप गाज़ियाबाद, मेरठ इत्यादि इत्यादि, इस समय 27 प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में हैं, छोटे बड़े मिला के, और 74 में इन्होंने काम शुरू किया। लगभग 80 से 90 का जो दशक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था प्राधिकरणों के लिए। उस समय न जगह की इतनी प्रॉब्लम होती थी, न किसानों द्वारा ज़्यादा प्रतिरोध होता था, और सारा काम एक छत के नीचे बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गईं, और इस समय लैंड की प्रॉब्लम काफ़ी है। तो इसी को देखते हुए कि ये अधिनियम के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लाई गई, जिसे कि हम मास्टर प्लान कहते हैं। मास्टर प्लान इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में वो चीज़ है जो कागज़ पर है, और जिसमें जितना हमारे प्राधिकरण का एरिया है उसमें से बिल्टअप एरिया हम निकाल दें। जैसे अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जैसे चौक है, पुराना एरिया है, अमीनाबाद है, वहाँ अब कोई विशेष विकास कार्य संभव नहीं है, वो इतना सैचुरेटेड है। लेकिन जो बाहरी एरियाज़ हैं हमारे, उसकी सीमा बढ़ाई गई। एक नगर निगम की सीमा में ये सब आ गए, और नगर निगम के बाहर करीब करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो हमारी आउट गोइंग रोड्स हैं, जैसे कि कानपुर रोड, रायबरेली रोड, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, हरदोई रोड, सीतापुर रोड, इन सब सड़कों पर करीब करीब 15 से 20 किलोमीटर का एरिया आगे का लेके उसकी तैयारी की गई कि उस पर हम सुनियोजित विकास कैसे करना चाहेंगे। सुनियोजित विकास में हमारा लक्ष्य जाहिर है, आज हम सोचें और कल वो पूरा हो ऐसा नहीं होता। तो हमें जैसे पैदा होने वाले बच्चे के लिए हम मान के चलते हैं इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, इसी तरह से ये लिया गया कि 20 साल के बाद हमारी क्या क्या जनसंख्या होगी, कहाँ कहाँ हमें किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। इसके लिए मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए इसमें मुख्यतः 5 चीज़ें ली गईं, जिनमें से आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल, दूसरा व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल, तीसरा कार्यालय क्षेत्र, विभिन्न कार्यालय, पुलिस, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस, नगर निगम के कार्यालय, अस्पताल, स्कूल वगैरह वगैरह। तो ये सब कार्यालय में, और इसके अलावा फिर जन सुविधाएं, जन सुविधाओं में विशेष चीज़ें आ जाती हैं,
जिनमें कि जो पब्लिक से कार्यालय नहीं हैं, जो पब्लिक से सीधे जुड़ी हुई सेवाएं हैं, सब्जी मंडी है, आपके और छोटे छोटे तमाम ऐसे हैं जिनसे कि पब्लिक को सीधे रूबरू होना है रोज़ बरोज़, वो जन सुविधाएँ। और एक अन्य चीज़ है जो अभी फोरकास्ट हमारी नहीं हुई है, लेकिन हमने वो जगह उसके लिए सुरक्षित कर दी कि 10 साल बाद हमें न मालूम कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो एक पर्टिकुलर पॉकेट हमने वो सेव कर दिया। ये मास्टर प्लान जो है ये लगभग 20 साल आगे का तैयार किया जाता है। जैसे कि 2001 का मास्टर प्लान काफ़ी पहले चला था, फिर उसे हम 2021 में लाए। वर्तमान समय 2024 में जब मैं आपके समक्ष हूँ तो 2031 का मास्टर प्लान चल रहा है। आपको मालूम है वर्तमान समय व्यवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और बहुत सी चीज़ें मास्टर प्लान में तो हम ले लेते हैं, लेकिन विभिन्न समस्याओं के कारण उन पे अमल उतना आसान नहीं होता, तो हमें उसके भी मार्जिन रखने पड़ते हैं। अब ये जो विभिन्न विषय हमने मास्टर प्लान में बताए, आवासीय, व्यावसायिक, कार्यालय, जन सुविधाएं और अन्य, इसमें से सबसे पहले जैसे मैंने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तो हम फिर से अपनी चर्चा को इस प्रारंभिक इंट्रोडक्शन के बाद फिर से इसको मकान पे ले आते हैं, बिकॉज़ इट इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। बिना मकान के, बिना छत के हम एक रात भी नहीं काट सकते। तो वो मकान सबको अनुभव होगा जिनका है और जिनका नहीं है, कि उनके लिए सिर पर अपनी छत का होना कितना ज़रूरी है। एक मकान तो मैं ईश्वर से चाहूँगा और आप भी सब चाहते होंगे कि सबका कहीं ना कहीं किसी भी शहर में, गांव में या शहर में, किसी भी ज़िले में ज़रूर होना चाहिए, जो उनको ये संतोष देता है कि मेरा अपना घर है। और बाकी तो खैर जो जितना कर सके उतना ठीक है। तो आवास पे हम आ जाते हैं। आवास आपके दो जगह हो सकते हैं, एक तो रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में, और दूसरा है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में। तो हम रूरल एरिया में अपने निर्माण को अपने ढंग से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे सिर के ऊपर कोई अथॉरिटी कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमारा पैसा लग रहा है, हम कमरा बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, जैसा भी करें, आज़ाद हैं। लेकिन अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन प्लानिंग एक्ट अर्बन एरिया में काम करता है, इसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न ज़िलों में विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है, उसके अंतर्गत जैसे अभी हम लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण ये इसके सही विकास के लिए पूरी तरह उत्तरदायी संस्था है। उसमें सभी तरह का स्टाफ होता है, अधिकारीगण होते हैं, अभियंतागण होते हैं और बाकी क्लरिकल स्टाफ और चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि आप अगर शहरी क्षेत्र में भूखंड लेके अपना मकान बनाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या नगर निगम, आप वहाँ से कोई भी भूखंड लेकर उनकी शर्तों पर और तदनुसार अपने भवन निर्माण को करें। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था से कोई भी भूखंड लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, आज से 10 साल बाद मुझे मालूम है कि 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर मैंने 15 एकड़ ज़मीन ले ली और मैंने सोचा कि मैं इस पे प्लॉटिंग कर दूंगा। जब सही समय आएगा विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद यहाँ तक पहुँचेंगे। अब उसमें हम क्या करते हैं, बीच में हमने एक रोड डाली और भूखंड काट दी अपने हिसाब से 1500 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट और उनको बेच दिया। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा भूखंड भले थोड़ा महंगा हो,
लेकिन अगर वो सरकारी ज़मीन पे हम ले रहे हैं तो ये यकीन जानिए कि आप एक बार पैसा देने के बाद आप यहाँ तक पूरा का पूरा फ्री हैं। बिजली, पानी, सीवर, जल निकासी, पार्किंग और किसी भी प्रकार का मतभेद या कोई झंझट, सब कुछ वो विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या नगर निगम, उनकी जिम्मेदारी है। आपको कब्ज़ा लेना है और उसके बाद वहाँ तक सड़क पहुँचाना, वहाँ तक बिजली पहुँचाना, वहाँ तक पानी की निकासी की व्यवस्था करना, मलमूत्र निकासी की व्यवस्था करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं अगर आपने कुछ सस्ते के चक्कर में किसी प्राइवेट सोसाइटी से प्लॉट लिया, आपको उस समय खुशी होगी कि इतने में तो हमको वहाँ कोई पूछता भी ना, हमने यहाँ 60-70 हज़ार का प्लॉट ले लिया, 5-10-12 लाख का ले लिया। लेकिन बेचने के बाद आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि एक बार सेल करने के बाद आपका उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। ना आपको कोर्ट कोई राहत दे पाएगा और ना ही कोई विभाग आपको कोई राहत दे पाएगा। तो ये बहुत उचित रहेगा कि आप अपनी समस्या को कम करने के लिए, और आप मकान ले किस लिए रहे हैं? अपने सुख के लिए। और अगर आपको सुख ही प्राप्त नहीं होना तो मैं कहूँगा कि 5,000 रुपये भी वेस्ट आजकल करने के लिए किसके पास हैं? मैं 5,000 भी बहुत कह गया। वाई ₹5 ओनली, फेंकने के लिए तो किसी के पास 5 रुपये भी नहीं है। तो हमें अपने पैसे की कदर करनी चाहिए। इन विभागों से प्लॉट लें। यद्यपि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न सरकारी विभाग का न प्राइवेट का, लेकिन ये समस्याएं अक्सर आती हैं। हम इतने साल नौकरी में रहे तो लोग शिकायत करने जब प्राधिकरण आते थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँची, हमारे यहाँ सड़क नहीं पहुँची, आके देखिए वहाँ पूरा पानी भर गया, तो हम कहते थे ये हमारे यहाँ से कॉलोनी अथोराइज नहीं है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हमारे यहाँ की चीज़ होती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारी कॉलोनी में पानी भरा है, और चाहे हम पंप लगवाएं, चाहे नाली बनवाएं, चाहे कैसे भी करके हमको इसको डिस्पोज करना है। तो अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए आप जितनी सामर्थ्य हो उतने का भूखंड प्राधिकरण से प्राप्त करें, या आवास विकास परिषद से, या किसी भी सरकारी एजेंसी से, या कम से कम उस डेवलपर से लें जिसने कि अपना लेआउट प्राधिकरण से या कंसर्निंग अथॉरिटी से अप्रूव करा रखा। कम से कम कुछ अंकुश जरूर होगा, पूरा ना सही लेकिन आंशिक अंकुश जरूर होगा, क्योंकि ये व्यवस्था है कि प्राइवेट बिल्डर अपने प्रपोज़ल को प्राधिकरण से या आवास विकास परिषद से या सहकारी संस्था से, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहाँ से निश्चित पैसा देकर अप्रूव कराएं, और उसमें बाहरी सर्विसेज देना फिर उस अथॉरिटी का काम हो जाता है। अंदर की सेवाएं यद्यपि उस प्राइवेट बिल्डर को ही या प्राइवेट सोसाइटी को ही देनी होती हैं। तो ये तो रही भूखंड प्राप्त करने की बात। अब आता है भूखंड कितना बड़ा हो। इसके लिए भी कोई निश्चित मापदंड नहीं कहा जा सकता। हर आदमी की पॉकेट, उसकी फाइनेंशियल स्थिति, उसके इच्छा शक्ति और उसकी संभालने की शक्ति, इस पे डिपेंड करता है। शहरी क्षेत्र में बहुत बड़े मकान को मैं आजकल उचित नहीं मानता, क्योंकि अक्सर बच्चे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद उनको मेंटेन करना भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मेरे ख्याल से सामान्य स्थिति में जो माना गया है, 1000 स्क्वायर फीट का भूखंड कम से कम जरूर होना चाहिए, और 3200 स्क्वायर फीट का भूखंड एक आइडियल माना जाता है, जिसमें कि आप अपनी समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ, 3200 के बाद का भी है, 6000, 10,000, 15,000 स्क्वायर मीटर, यानी कि जितना भी आप चाहें वो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वैसे इतने बड़े भूखंड विभाग से तो आपको मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि विभाग में वर्षों से भूखंडों का प्रचलन बंद कर दिया गया है और उसकी जगह बहुमंजिले भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो मान लिया हम 100 स्क्वायर मीटर यानी कि 1000 फीट का भूखंड लेते हैं, या हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो हम और कम पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 फुट से कम का भूखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 300 फीट से कम वाले में आपका मकान बन ही नहीं पाएगा, कमरा इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप उसमें इस तरह से करके और मूव कर सकें। तो वो कोई भूखंड नहीं है। 300 स्क्वायर मीटर का भूखंड जो है वो आपको, जिसे हमारे यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है उसका साइज़ माना जाता है। और पहले ये हम लोग साइट एंड सर्विसेज पे दिया करते थे। तो अगर 300 स्क्वायर फीट का भी भूखंड आप लेते हैं तो उसमें आपका एक छोटा सा कमरा करीब 10 बाई 10 फीट का, 10 बाई 11 फीट का, और उसके साथ एक छोटी सी किचन और एक टॉयलेट, इतना आप उसमें दे सकते हैं, जो कि आपके प्राथमिक लिविंग के लिए, रहने के लिए आपको काम दे सकता है। फिर उसके बाद में आप 300 फीट से लेके 1000 फीट के बीच में आ सकते हैं, जितनी जगह हो, 600 फीट, 800 फीट, 900 फीट। तो 1000 फीट तक का जो है उसमें आपके 2 कमरे आराम से निकल सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही, और उसी के साथ आपका किचन और टॉयलेट भी निकल सकता है। 1000 वाले में ये सब जगह पे डिपेंड करेगा, इसका मैं आपको कोई निश्चित मापदंड नहीं दे सकता। एक खूबसूरत आर्टिस्ट चीज़ों के हिसाब से तय करता है, इसी तरह इसमें जो आपका आर्किटेक्ट है वो आपके भूखंड में कैसी व्यवस्था कर सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जिनके पास भी छोटा भूखंड है वो ये मान के कि हम कहाँ आर्किटेक्ट को 5-10 हज़ार देंगे, ऐसा कभी ना सोचें। वो आपके 5-10 हज़ार के बदले आपको 5-10 लाख रुपए का लाभ देगा, ये गारंटी है। तो इसलिए उसकी राय लीजिए, अपने हिसाब से उसको बताइए कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, और वो आपके पास 10 ऑप्शन देगा, जो आप उसमें से ठीक समझें उसको आप बनवाइए। तो ये आपका 1000 स्क्वायर फीट तक के एरिया के भूखंड की बात है। विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट तक का जो एरिया है उसके लिए विकास प्राधिकरण से आपको किसी प्रकार का मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने सुझाए गए निर्णय के अनुसार आर्किटेक्ट की मदद से उसका निर्माण कराइए, उसमें किसी प्रकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं तो जो बहुत सी जगह हैं वो हमारे विकास प्राधिकरण के हाथ में आती हैं, बहुत सी जगह जो हैं वो आवास विकास परिषद के हाथ में आती हैं, बहुत सी जगह जो हैं वो प्राइवेट डेवलपर्स के हाथ में आती हैं, और बहुत सी जगह जो अनविकसित छोड़ दे, जो हमने 5वीं कैटेगरी अन्य की बताई, उसमें छोड़ दी जाती हैं। उनका भविष्य आज निश्चित ही नहीं होता। शेष जगह के विकास के बाद तय होता है कि वहाँ कोई बड़ा अस्पताल खोल दिया जाए, वहाँ कोई सरकारी इमारत बना दी जाए। तो ये जो आपका 1000 से कितना बड़ा आपका भूखंड है, ये जहाँ से आप प्लॉट ले रहे हैं, अगर विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर है तो विकास प्राधिकरण अनुमति देगा, अगर आवास विकास परिषद का भूखंड है तो आवास विकास परिषद अनुमति देगा, और अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर से आपने इस भूखंड को परचेज़ किया है तो जिससे उस प्राइवेट बिल्डर ने अनुमति लेके अपना लेआउट बनाया है वहाँ से आपको अनुमति लेनी होगी। मेरे ख्याल से स्थिति स्पष्ट होगी। शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए 1000 फीट से ऊपर के भूखंड के लिए किसी न किसी अथॉरिटी से अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके लिए आप प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके यहाँ एक कंप्लीट पैनल सैंक्शन रहता है आर्किटेक्ट्स का, उनमें से किसी भी आर्किटेक्ट से संपर्क कर सकते हैं। आप उसको अपनी डिमांड बता सकते हैं, आप अपनी इच्छा बता सकते हैं कि हमारे हिसाब से यहाँ किचन हो, इतनी बड़ी हो, ऐसा कमरा हो, और 3 मंजिल तक का निर्माण, 3 तो नहीं 2.5 मंजिल तक का निर्माण आप बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। जनरली 60% कवर्ड एरिया लिया जाता है, 40% एरिया आपको छोड़ना होता है सेटबैक्स के रूप में।
वो ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट हमारे पैनल्ड आर्किटेक्ट्स हैं उनको इस विषय में पूरी जानकारी होती है और वही आपके नक्शे को प्राधिकरण की साइट पे अपलोड करते हैं स्वीकृति हेतु। तो उसमें साइज़ जो है वो बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि वो आपकी क्षमता के अनुसार होगा, कोई उसके लिए तय नहीं हो सकता। लेकिन सभी कमरे हवादार हों, सभी कमरों में कम से कम जगह वेस्ट हो। आप देखिए, अगर एक दरवाज़ा वहाँ है और एक दरवाज़ा वहाँ है तो आपने डायगनली पूरी की पूरी जगह वेस्ट कर दी। आपके पास यहाँ एक तिकोनी जगह बची, एक यहाँ तिकोनी जगह बची। तो आपको आर्किटेक्ट इन चीज़ों में मदद करता है कि वहाँ से दरवाज़ा हम वहाँ कर देते हैं ताकि मिनिमम जगह पर। इसके अलावा हर चीज़ का स्टेटस तय होता है। बेडरूम है तो हमें मालूम है उसमें 6.5 बाई 6.5 का करीब बेड आएगा, उसके किनारे साइड टेबल्स आएंगी, उसमें एक वार्डरोब होगी और एक ड्रेसिंग टेबल होगा। सामान्यतः इतनी आवश्यकताएं होती हैं। बड़ा अगर है कमरा तो उसमें आप सोफ़ा, चेयर्स वो सब भी डाल सकते हैं। लेकिन उन सब की जगह कैसे कहाँ होगी, इसको आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरती से निश्चय करेगा। अगर आपने कमरा अपने मन का बनवा भी लिया कि भाई मेरा कमरा 14 बाई 12 का होना चाहिए, आइडियल साइज़ है, लेकिन अगर आपने उसमें सेटिंग गड़बड़ा दी, दरवाज़ों की स्थिति गड़बड़ा दी, खिड़की की स्थिति गड़बड़ा दी, तो समझिए वो सारा आपका पैसा नष्ट हो जाएगा। आप उसका ऑप्टिमम लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए और कुछ करें ना करें, आर्किटेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हो सकते हैं और इंजीनियर आर्किटेक्ट भी हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कितनी लिबर्टी देते हैं। ये यकीन जानिए, इसमें आपको थोड़ा अपने विवेक से ज़्यादा सोचना होगा। उसे अपने एम्प्लॉय की तरह मत ट्रीट करिए, उसे अपने मित्र की तरह ट्रीट करिए, आवश्यकता बताइए और उसका लाभ उठाइए। तो ये तो हमारे प्लॉट साइज़ की बात हुई। मैं चाहूँगा ईश्वर सबको बड़े से बड़ा प्लॉट दे, क्योंकि आजकल बागवानी का लोगों को बड़ा शौक़ है। तो खुली जितनी जगह होगी उतना हमें वेंटिलेशन भी मिलेगा, ग्रीनरी भी मिलेगी और सुंदर लगेगा। हम लॉन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको बैठना। इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो आपको। साथियों, आज गोपाल कृष्ण जुनेजा जी को आपने सुना, जिनका बहुत लंबा अनुभव है और उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण कब गठित हुए, उनकी आवश्यकता क्यों हुई, मास्टर प्लान बनाने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है, उसमें लैंड यूज क्या क्या रखा जाता है। ये सब जानकारी आपको विस्तार से जुनेजा जी ने दी। आर्किटेक्ट की क्या आवश्यकता है, उसके महत्व के बारे में भी आपको बताया कि आर्किटेक्ट क्यों ज़रूरी है। तो आपने इसका पालन करना है, अपने घर बनाते समय सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जुनेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी दर्शकों भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपील करता हूं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको फॉलो करते रहिएगा। दिनचर्या में जो भी नियम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए उनके संबंध में लगातार मैं वीडियो बना करके आपके समक्ष पेश करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।